वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड लेवल। तो इसमें सबसे पहली बात जो हम लास्ट टाइम हमने बातें पढ़ी थोड़ा उनको ओवरव्यू कर लेते हैं। तीन चार बातें थी जस्ट जिसमें हमने पढ़ा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, उसके बाद केमिकल करेक्टराइजेशन क्या चीज़ है, उसके बाद हमने देखा कि नेचर ऑफ एनालिसिस क्या होती है, उसके बाद हमने सैंपल्स को डिस्कस किया कि सैंपल क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। उसके बाद आगे अभी हम जो बातें डिस्कस करने जा रहे हैं ये कुछ टर्म है जो एनालिटिकल केमिस्ट को आनी चाहिए और उनके पेपर एग्जाम या एमसीक्यूज या उनके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है। तो इसमें सबसे पहली टर्म आपके पास है सैंपल प्री ट्रीटमेंट। ये आपके पास क्या होती है, आपके पास सैंपल जो आता है वो कभी तो ये होता है कि वो सूटेबल होता है फॉर एनालिसिस और कभी वो सूटेबल नहीं होता फॉर एनालिसिस। तो उसको सूटेबल जो बनाया जाता है फॉर एनालिसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं सैंपल प्री ट्रीटमेंट। तो आपके पास पहला ये है। सेकंड आपके पास मेथड वैलिडेशन है कि जो आप मेथड इस्तेमाल करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में या फॉर एनालिसिस क्या वो वैलिड है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है, इसको चेक करने के लिए ये मेथड वैलिड है या नहीं है। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेथड वैलिडेशन बोलते हैं। इसमें हमारे पास तीन टर्म यहाँ पे लिखी गई हैं, इससे ज़्यादा है। हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं सबको। सबसे पहले आपके पास एक्यूरेसी यहाँ पे लिखी गई है। सेकंड आपके पास ये लिखा गया कि रिजल्ट जो प्रोड्यूस करेगा वो रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए और वो मेथड जो है वो रोबस्ट होना चाहिए। अब रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट का मतलब ये है कि हमने पहले एक बार एनालिसिस की, हमारे पास रिजल्ट 9 आ गया। अब दोबारा हमने एनालिसिस की, रिजल्ट 7 आया, तो वो रिजल्ट रिप्रोड्यूसेबल नहीं है। इट्स मीन मेथड आपके पास वैलिड नहीं है। आपके पास जो रिजल्ट है वो रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए। हम जितनी बार भी एनालिसिस को रिपीट करें। इसमें सबसे पहले आपके पास एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी आपके पास क्या होती है कि आपके पास एक एक्चुअल रिजल्ट पहले गिवन होता है जो आपने डिटरमाइन किया होता है, जो आपके पास स्टैंडर्ड होता है। फिर आपने एक रिजल्ट मेजर किया, क्या वो दोनों आपके पास से करीब करीब हैं। जो उनकी क्लोजनेस होगी उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है द क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विद द एक्चुअल और ट्रू रिजल्ट। जितना रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होगा, मतलब जितना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्लोज रिजल्ट के करीब होगा, इतना ही आपके पास मेथड जो है वैलिड ज़्यादा होगा। इसके बाद आपके पास प्रिसिजन है। प्रिसिजन क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विद ईच अदर। तो आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनकी आपस में क्लोजनेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिजन। फर्ज करें हमने एनालिसिस की, हमारे पास पहली बार रिजल्ट 9 आया, दूसरी बार आपके पास 11 आ गया। अब ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, तो रिजल्ट आपके पास मेथड के वैलिड होने के लिए उसके रिजल्ट प्रिसाइज भी होने चाहिए। मतलब रिजल्ट जो आपके पास आ रहे हैं, एक बार 9 आया, एक बार 9.1 आ गया, ये आपके पास रिजल्ट्स क्या होंगे, ये मोर प्रिसाइज्ड है। जितना रिजल्ट ज़्यादा प्रिसाइज्ड होगा इतना ही मेथड आपके पास वैलिड ज़्यादा होगा। इसके बाद कुछ आपके पास टर्म है रोबस्टनेस और रग्डनेस। ये आपके पास टर्म इस्तेमाल होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। रोबस्टनेस आपके पास एक ऐसा मेथड होता है जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो नहीं होता, लेकिन सेम टाइप ऑफ या सेम नेचर ऑफ सैंपल जो है उनकी एनालिसिस कर सकता है। लेकिन रग्डनेस जो है वो एक अलग आपके पास टर्म है, इसकी अपोजिट है कि आपके पास एक मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल के लिए ही, एक ही किस्म के सैंपल्स के लिए वो स्पेसिफिक है, बाकी को वो एनालाइज करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसके रिजल्ट वैलिड नहीं आते। तो उसको बोलते हैं रग्डनेस। मतलब आपके पास ये टर्म दोनों इस्तेमाल होते हैं कि आपके पास ये मेथड रोबास्ट है और एक में ये होता है कि ये आपके पास जो मेथड है ये रग्ड है। तो दोनों को पता होना चाहिए आपको। इसके बाद आपके पास होती है क्वालिटी कंट्रोल। ये आपके पास जो एनालिस्ट या केमिस्ट काम करता है लेबॉर्ट्री के अंदर, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सैंपल को लेने से, जैसे सैंपल को जब इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है और वहाँ से जब उसको निकाल रहा है या वहाँ से रिजल्ट जो है कंक्लूड कर रहा है, वहाँ तक जिम्मेदारी होती है कि थ्रू आउट प्रोसेस जो है वो स्मूथली हुआ। वहाँ पे कोई भी आपके पास डिटर्मिनेट या रैंडम एरर जो है उनके चांसेस को उसने मिनिमाइज किया। और मतलब वहाँ पे जो एरर्स हैं उनसे भी उसने जो रिजल्ट्स हैं उनको बचाया और रिजल्ट जो है मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ लेके आया। इस पूरे प्रोसेस को हम क्वालिटी कंट्रोल का नाम देते हैं। और इसके साथ एक क्वालिटी एश्योरेंस होता है जो कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेबॉर्ट्री के मैनेजर की कि वो जो है वो उसको डील करे, देखे वो हमारे पास जो सैंपल जो है जहाँ से आया वहाँ से लेके जब तक सैंपल के रिजल्ट नहीं वहाँ से एक्सपोर्ट होते, थ्रू आउट प्रोसेस जो है उसको कॉन्फिडेंस में लेना और उसको
फुल अपने लुक आफ्टर के साथ उसको डील करना, वो सारा किसका काम होता है? वो आपके पास उसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। और आपके पास इसमें देख रहे हैं इन चीज़ों को मिक्स आपने नहीं करना, क्वालिटी कंट्रोल जस्ट केमिस्ट का काम है, ठीक है। और क्वालिटी एश्योरेंस आपके पास मैनेजर का काम है, मतलब इसमें आपके पास पैकेजिंग भी आ जाती है, इसमें आपके पास जो है सैंपल की डिलीवरी आ जाती है, मतलब जो सैंपल आपके पास इंपोर्ट हुआ है उसको वहाँ से लेके केमिस्ट तक डिलीवर जो किया आपने, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट जो किया, ये सारा कुछ जो है इसमें आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस। और इसमें आप ये जो क्लाइंट आपके पास होते हैं उनको आपने क्या करना होता है, उनको आपने सेटिस्फाई करना होता है अबाउट सैंपल्स क्वालिटी, आर या आर आवर आर यूर रिजल्ट्स क्वालिटी, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है कॉन्फिडेंस लिमिट या कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये बात अहम है मेथड वैलिडेशन के हवाले से। आपके पास कॉन्फिडेंस लिमिट या कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? सबसे पहली बात मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो एक रिज़ल्ट है, एक एक्यूरेट रिज़ल्ट मेरे सैंपल का जो आने वाला है वो 99 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेस पे हमने कॉन्फिडेंस लिमिट जो है उसको फाइंड किया, तो वो हमारे पास क्या आई, वो +-5 आ गई। मतलब इससे रिजल्ट जो है अगर 5 ऊपर जाता है मतलब 104 तक जाता है, या वो 5 नीचे आता है 94 तक आता है, तो रिजल्ट आपके पास जब एक्सेप्टेबल है। तो वो आपके पास एक अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है 104, एक लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है 94। तो इसके दरमियान जो आपके पास ये पूरा गैप है 10 का, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। इसको मालूम हम कैसे करते हैं? इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसकी इक्वल होता है? ये आपके पास एक्स बार जिसको हम मीन वैल्यू बोलते हैं, प्लस माइनस आपके पास क्या होता है, ये टी एक स्टैटिस्टिकल फैक्टर है जो कि आपके पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेस पे हम डिसाइड करते हैं, ये आपके पास गिवन होता है। इसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं जो जिन्होंने ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई की होती हैं। तो आप जब केमिस्ट एज ए केमिस्ट काम करते हैं तो आपके पास ये सारा डाटा जो है प्रोवाइड आपको कर दिया जाता है। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी ये अहम है। उसके बाद आगे सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको हम अभी पढ़ेंगे साथ। उसके बाद n-1 ये आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसको हम एन भी लिखते हैं साथ, फिर हम इसको मेंशन करते हैं कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्ज करें आपने एनालिसिस की, एक ही सैंपल को आपने 6 बार रन किया। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? आप 6 में से एक माइनस करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी, मतलब 5, वो इसकी क्या होगी बच्चों? डिग्री ऑफ, वो इसकी क्या होगी? वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। इसके बाद आपके पास क्या आ जाती है? कॉन्फिडेंस लिमिट, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको पहले दी है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक्चुअल रिजल्ट या मेन रिजल्ट आपके पास 112 आ रहा है, तो उसकी कॉन्फिडेंस लिमिट +-1 10 हो सकती है। तो ये आपके पास इसका पता होना चाहिए। के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या चीज़ होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन की इसको रिप्रेजेंट करता है किसके लिए? ये रिजल्ट की प्रिसीजन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये कैसे हम फाइंड करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास इक्वल होता है किसके? ये आपके पास स्क्वायर रूट टोटल है, इसके अंदर समेशन है किसकी? आपके पास एक्स आई इंडिविजुअल वैल्यूज़ है माइनस आपके पास मीन वैल्यू, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे दोबारा आ रहा है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है इट्स मीन आपके पास रिजल्ट जो है लेस प्रिसाइज्ड है, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम है इट्स मीन रिजल्ट जो है वो मोर प्रिसाइज्ड है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम ही होनी चाहिए, क्योंकि मोर प्रिसाइज रिजल्ट जो है वो आपके मेथड को वैलिड बनाता है, आपके रिजल्ट को बेहतर बनाता है। इसको लिखने का तरीका आपके पास क्या है कि आप मेन लिखते हैं, उसके बाद प्लस माइनस डालते हैं, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो लिखते हैं। मैंने यहाँ पे साथ एग्जांपल में 10 +-2 लिखा है कि आपके पास मीन 10 है, और इससे दो ऊपर हो या दो नीचे हो, ये आपके पास डेविएशन के चांस हो सकते हैं। ये जब आप रिजल्ट देते हैं अपने क्लाइंट्स को तो वहाँ पे ये लिखते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की जो चांसेस है वो इतने हो सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास वेरिएंस है। वेरिएंस आपके पास क्या होती है? ये भी प्रेसिजन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। और वेरिएंस किसको रिप्रेजेंट करती है? वेरिएंस आपके पास ये स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। इसके बाद आपके पास अगला क्या है? वो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, ये आपके पास जो है इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से ही फाइंड करते हैं। हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं मीन के साथ, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 100। तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करती है। ये भी आपके पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो है ये प्रिसीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके बाद आपके पास अगली जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपके पास सेम लाइक डैट जो हमने अभी पढ़ा है जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन था, उसकी ही की तरह का आपके पास ये है
कि आपके पास फ़र्ज़ करें एक ही सैंपल की आपने बार बार एनालिसिस की, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपके पास मोर देन वन सैंपल हैं उनकी आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उन सब के स्टैंडर्ड डेविएशन को सम करते हैं, उसको बोलते हैं पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन इसमें ये होता है सम हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं करते, न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर के अंदर सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, सबको हम इकट्ठा लिखते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आपके पास 95 टोटल आ रही है, तो उसमें से हम एक माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिससे हम डिवाइड करेंगे इसको। तो ये आपके पास पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट आपके पास आ गया। तो इसके बाद आपके पास मीन वैल्यू है, जो हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर मीन वैल्यू लिखते हैं, तो आपके पास टोटल वैल्यू जितनी भी हैं उनको हम डिवाइड करते हैं उनके नंबर से। फ़र्ज़ करें आपके पास टोटल वैल्यूज़ 5 है, तो हमारे हमने पाँचों को सम किया और उनको हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू बोलते हैं। इसके बाद मीडियन वैल्यू, ये मीडियन वैल्यू भी बहुत अहम है। फ़र्ज़ करें आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं, तो उनमें से दरमियान वाली वैल्यू जो है वो मीडियन वैल्यू है। और अगर इन डेट सेंस अगर आपके पास 6 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो मीडियन वैल्यू ये होती है कि आपके पास जो दरमियान में तीसरी और चौथी वैल्यू है, उन दोनों को आप सम करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास मीडियन वैल्यू है। उसके बाद एक्रेडिएशन सिस्टम, एक्रीडिटेशन सिस्टम है, ये क्या करता है, ये आपको बताता, ये आपके पास हर लेबॉर्ट्री जो है उसके पास बाकायदा डिज़ाइन और उसके बाकायदा रूल्स होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करता है और अपनी क्वालिटी चेक करता है। लेकिन उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो वर्क कर रही होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्रीडिटेशन सिस्टम बोलते हैं। उनमें आपके पास कौन कौन सी है, जिसमें आपके पास सबसे पहली जो है OECD, जो कि एब्रीवेशन है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके बाद आपके पास ISO है, जो एब्रीवेशन है दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद CEN है, जो कि यूरोपियन कमेटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। उसके बाद अगला आपके पास जो है BSI, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन है। और उसके बाद आखिरी आपके पास NMAS है, ये आपके पास नेशनल मेजरमेंट एक्रीडिटेशन सर्विस है। तो ये आपके पास, आपको ये सारी पता होनी चाहिए, आपको इनका आइडिया होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क कर रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके बाद आपके पास अगला जो टॉपिक है वो आपके पास है टाइप्स ऑफ एरर्स। तो आपके पास एरर कौन कौन सी हो सकती है, सबसे पहले आपके पास कौन सी होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है, जिसमें आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास मेयर रिजल्ट है उसमें से आप ट्रू रिजल्ट को मैनेज करते हैं, तो आपके पास जो एरर आती है उसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। इसकी एक लिमिट होती है जिसमें आपके पास, अगर आपके पास जो एक्चुअल रिजल्ट है उससे अगर 4 पॉइंट कम आ जाए या 10 पॉइंट ऊपर आ जाए, तो हम ये मैं इसको वैल्यू को जो है एरर को हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते और रिजल्ट्स को शो कर देते हैं। उसको एक्चुअल में हम, जो हमारे पास रिजल्ट टोटल है उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो इसके बाद अगला आपके पास रिलेटिव एरर है। आप क्या करते हैं, जो आपके पास ये एब्सोल्यूट एरर है इसको हम टोटल, जो एब्सोल्यूट एरर आपके पास आ रही है इसको हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, ये जो ट्रू आपके पास वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं, और साथ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 100। तो आपके पास परसेंटेज के अंदर जो रिज़ल्ट वैल्यू भी आएगी, अगर वो ट्रू से 2% कम है या 5% उससे ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास जो है रिज़ल्ट है वैलिड है। तो इसके अलावा डिटर्मिनेट एरर, जिनको हम सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं, किस वजह से हो सकती हैं, इसकी आपके पास रीज़न ये लिखी गई है, जिसमें सबसे पहले आपके पास एनालिस्ट या ऑपरेटर है, क्या पता वो इनएक्सपीरियंस्ड हो, क्या पता उसने ग्लव्स ना पहने हो, क्या पता इम्प्योरिटी के चांसेस उसकी किसी नेग्लिजेंस की वजह से हो गए, तो उस एरर को हम बोलते हैं एनालिस्ट या ऑपरेटर की वजह से एरर जो हुई है। उसके बाद इक्विपमेंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पता वो ठीक ना हो या सही से वो स्टेरिलाइज नहीं किया गया हो, तो इससे भी एरर हो सकती है। इसके अलावा जो लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट है वो मेन फैक्टर होता है एरर का, कि आपके पास क्या पता जो पहले आपने सैंपल रन किया तब टेम्परेचर और था, बाद में और है, क्या पता पहले आपके पास ह्यूमिडिटी और थी बाद में और है, तो उस वो भी जो है इस चीज़ पे अफेक्ट करती है कि आपके पास डिटर्मिनेट एरर हो सकती है। और उसके बाद क्या पता जो एनालिस्ट हमने रखा हुआ है उसके नेग्लिजेंस से, या आपके पास जो प्रपोज्ड मेथड या प्रोसीजर है वो ही आपके पास रॉन्ग है, और आप उसी से एनालिसिस करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट भी सारी बात है वो गलत आएंगे। और उस एरर को हम बोलते हैं ये ड्यू टू मेथड और प्रोसीजर है, लेकिन ये सारी एरर जो एलिमिनेट की जा सकती हैं बाय प्रिकॉशंस, ठीक है। इसके बाद इनडिटर्मिनेट एरर है, जिनकी रीज़न हमें नहीं पता होती, इनको हम रैंडम एरर भी बोलते हैं, और इनको एलिमिनेट करना मुश्किल होता है, इसलिए इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। एक आपने पूरा प्रोसेस किया, इसके अंदर आपने डिफरेंट एनालिसिस की और आखिर पे आपने एरर को कोड करना था अपने रिजल्ट के अंदर, तो आपके पास टोटल एरर को आपने सम करके बता दिया कि आपके पास टोटल एरर इतनी आ रही है, इसको बोलते हैं कमुलेटेड एरर।
इसके बाद आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंस टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट आपके पास एक टेबुलेटेड वैल्यू होती है जो आपके पास स्टैंडर्ड होती है, और एक वो जो एक्सपेरिमेंटल आपके पास होती है। अब ये देखना होता है कि क्या आपके पास जो मेल्ड वैल्यू है वो आपके पास ठीक है, सस्पेक्टेड वैल्यू जो है, मेल्ड वैल्यू जो है ठीक है या नहीं है, क्या उसको आपने जो आपके पास एक्चुअल रिजल्ट है उसके अंदर ऐड करना है या नहीं करना। तो उस वैल्यू के लिए हम डिफरेंट सिग्निफिकेंस टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर वो उनके मुताबिक ठीक आ जाए तो इट्स मीन हम उसको एक्चुअल रिजल्ट के अंदर जो हम लिखेंगे उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। अदर वो वाइस वो जो हमारे पास वैल्यू है वो रिजेक्टेड होती है, उसको हम जो है वहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पे एक नाल थेरी इन थेरी का भी कंसेप्ट है, वो भी हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो एक्सपेक्टेड ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो आपके पास कितनी हो सकती है, 90% आप प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 95%, 99%, ये अहम चीज़ें हैं। ये आपके पास गिवन होती है। वैसे न्यूमेरिकल अगर आपके पास है या कहीं पे आप काम करते हैं तो वहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स और साथ आपके पास सिग्निफिकेंस टेस्ट के सारे मेथड जो आपके पास गिवन होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। आउटलायर आपके पास एक ऐसी वैल्यू होती है जो सस्पेक्टेड होती है कि क्या इसे हम एक्चुअल जो रिजल्ट हम निकालेंगे क्या उसके अंदर ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस वैल्यू को हम सस्पेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। इसको इसके साथ हम क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं जिनको हम परफॉर्म करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि इनके साथ हमने क्या करना है। अब पहले आपके पास क्यू टेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्सन टेस्ट भी बोलते हैं। इससे हम इसको हम कैसे इससे जो है वो आप इस वैल्यू के बारे में जो आपके पास आउटलायर था कि क्या इसको हम उसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारे पास एक्चुअल जो रिज़ल्ट या आपके पास शीट है या नहीं करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहला टेस्ट आपके पास डिक्सॉन्स की टेस्ट है, जिसमें आपके पास सस्पेक्टेड वैल्यू जो भी है जो इस दायरा में आ रही है कि इसको हमने ऐड करना है कि नहीं करना, उस और उसके नियरेस्ट वैल्यू जो है उसमें उसको उसमें से माइनस करें। तो मतलब कम वाली जो है, उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू जो है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करें। और उसके बाद देखें कि क्यू कैलकुलेटेड जो आपने कैलकुलेट की है क्या टैबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो इट्स मीन ये आउटलायर है, इसको आप वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। और अगर आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टैबुलेटेड वैल्यू से कम है तो फिर ये एक्सेप्टेड होगी और ये रिजल्ट के अंदर ऐड होगी। अब ये याद रखें जैसे हमने पहले बात किया कि आपके पास एक्सेप्टेड पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो हमने जो रिजल्ट देखना है वो थ्रू आउट हमने सेम प्रोबेबिलिटी रखनी है। अगर 90% पे देख रहे हैं तो 90% ही रखेंगे, क्यू टेस्ट में भी और पहले भी। अगर 95% पे देख रहे हैं तो आपके ने थ्रू आउट 95% को ही कंसीडर करना है, और अगर आप 99 पे देख रहे हैं तो आप थ्रू आउट 99 को ही कंसीडर करेंगे। इसके बाद आपके पास टेबुलेटेड वैल्यूज़ की यहाँ पे एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपके पास अगर सैंपल साइज़ 4 है तो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू इतनी है। सैंपल साइज़ आपके पास एक डेफिनेट फिक्स आपके पास जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर उसके लिए है। और अगर आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू सैंपल साइज़ 4 के लिए 0.831 से कम आ गई, इट्स मीन आपके पास जो है वो वैल्यू एक्सेप्टेड है और आप उसको एक्चुअल रिजल्ट के अंदर शो कर सकते हैं। और अगर आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर क्यू टेस्ट वो सैंपल साइज 4 के लिए 0.831 से बढ़ गई है, इट्स मीन आपके पास ये जो है ये आउटलायर है और इसको आप वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। सेकंड टेस्ट जो आउटलायर को वो मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आपके पास क्या है, वो एफ टेस्ट है। इसको हम यूज़ करते हैं किस काम के लिए, आपके पास जो परिसी है ना टू डाटास मतलब डिफरेंट डाटास है आपके पास सेम सैंपल के हैं, क्या पता वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से होके लेबॉर्ट्रीज से होके आए हों, या क्या पता वो आपके पास जो है वो डिफरेंट एनालिस्ट ने मतलब आपके पास टू डिफरेंट एनालिस्ट है, दोनों ने काम किया मुख्तलिफ लोगों ने। तो उनका तो दोनों डाटा की हमने प्रिसिजन मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, वो एफ टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है इसके लिए आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास वेरिएंस जो है वो जो है हम जो बड़ी वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं न्यूमिनेटर में रखते हैं। जैसे हमने पहले ये यहाँ पे बात की है कि आपके पास जो वैल्यू सस्पेक्टेड है, आपके पास जो बड़ी वैल्यू उसको नीचे रखेंगे, छोटी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, ताकि आपके पास जो एफ जो रिज़ल्ट है इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या हो, वो 1 से ज़्यादा हो, ताकि उसको जो है वह ये दूसरा उसको एक्सप्लेन करना आपके लिए या जस्टिफाई करना आपके लिए आसानी हो। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये कब होता है, हम प्रिसीजन मालूम करते हैं टू सेट्स ऑफ डाटा की which may be originate from two analysts in the same laboratory or two different methods of analysis for the same analyte or result from two different laboratories। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें बड़ी वैल्यूज हम नीचे रखते हैं
बड़ी वैल्यू हम ऊपर रखते हैं और छोटी वैल्यू नीचे रखते हैं, ताकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो 1+ होना चाहिए। इसमें आपके पास देखें, ये आपके पास यहाँ पे भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है, ये N1 N2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ज़ाहिर कर रहा है। ये आपके पास N1 जो है वो एक न्यूमिनेटर को, और N2 किसको कर रहा है सर, डिनोमिनेटर को। अगर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास दोनों में आपके पास सेम है, 5 5 है, तो आपके पास जो टेबुलेटेड वैल्यू वो आपके पास क्या है, 7.146 है। और एफ़ की वैल्यू अगर इससे कम है, इट्स मीन आपके पास रिजल्ट एक्सेप्टेड है। अगर ज़्यादा है, इट्स मीन आपके पास रिजल्ट आपके पास एक्सेप्टेड नहीं है। इस तरह अगर आपके पास जो है न्यूमिनेटर के अंदर जो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसकी वैल्यू 9 है, और आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर जो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू आपके पास 5 है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी आएगी टेबुलेटेड वैल्यू 6.686 है। तो इसमें अगर हम देखें, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो एफ टेस्ट की है वो इससे कम आ रही है, इट्स मीन रिजल्ट एक्सेप्टेड, अदरवाइज एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये जो सारा नज़र आ रहा है आपको, ये N2 5 के लिए ये वैल्यूज़ है 7, ये 5 7, आप यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं। सेम वही बात हमारे पास अगला आखिरी टेस्ट हमारा आज का जो है वो आपके पास है टेस्ट, टी टेस्ट। इसको हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ये आपके पास क्या होता है, दिस टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द एक्सपेरिमेंटल मीन्स ऑफ टू सेट्स ऑफ डाटा। कि आपके पास दो सेट्स ऑफ डाटा हैं, उनका आपने एक्सपेरिमेंटल मीन फाइंड करना है, या आपने एक्सपेरिमेंटल मीन ऑफ वन डाटा सेट जो है उसको आपने कंपेयर करना है एक्चुअल डाटा से, या रेफरेंस वैल्यू से, या नॉन वैल्यू से। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, टी टेस्ट यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो कमिंग लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो है ये डिफरेंट जो 2 3 टेस्ट बाकी रह गए उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे कैलिब्रेशन पे। और उसके बाद हम बेसिक जो आपके पास टेक्निक्स हैं, मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें आपके पास एक इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, एक क्लासिकल मेथड्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और उनके बाद हम आ जाएंगे डिफरेंट टेक्निक्स पे। तो हम कोशिश करेंगे कि विद इन मंथ इन सारी चीज़ों को जो है हम कंक्लूड कर दें, और आपके लिए ये इजी हो। बाकी जो चैनल आपको जिसका लिंक आपको भेज दिया गया है उसको भी आप फॉलो करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जो वो चैनल आपके पास चैनल भेजा गया है व्हाट्सएप पे चैनल, उसके अंदर इंशाल्लाह जो वीकली टेस्ट आपके साथ हैं वो शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।